हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे और फिट फाट होंगे। तो आइए भाई, हमें पता चल गया कि केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है, तो हम आ चुके हैं अगला नेक्स्ट पेपर के साथ, जो कि क्या होने वाला है, फिजिक्स का होने वाला है पेपर। तो इस सीरीज में हम टॉप फाइव न्यूमेरिकल और टॉप 5 क्या हमारा न्यूमेरिकल और टॉप 5 डेरिवेशन का सीरीज होने वाला है। हर एक चैप्टर का टॉप 5 ऐसे क्वेश्चन जो पेपर के लिए भाई मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक चैप्टर का क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा ओटीसी के इस प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी और आप अपने पेपर की बेहतरीन तैयारी करने के लिए प्लीज कॉपी और पेन को निकाल लीजिए और मेरे साथ कर देते हैं फिजिक्स को स्टार्ट। तो भाई हम आज लेकर आए हैं क्लास 12th का फिजिक्स, जो कि चैप्टर क्या है भाई, हमारा चैप्टर 12 है और चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो इस ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में ऐसे 10 टॉप ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि पेपर के लिए खासा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड पेपर में आने वाला है, कुछ यही टॉपिक रहने वाला है। कॉन्सेप्ट को समझ लिए होंगे तो भाई मैं उम्मीद करता हूं यहां तक अब टॉप 5 10 क्वेश्चन करके तो कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले आपको रिवीजन जरूर होगा। बाकी कॉन्सेप्ट और रिवीजन के लिए फुल वीडियो बनाया हमारे चैनल पे मिल जाएगा आप लोगों को, और भी पीवाईक्यू की सीरीज हमारे उसके ऊपर जाकर मिल जाएगा। जस्ट टाइप करना है ओटीसी स्टडी स्मार्ट, उसके बाद समझाएंगे अपने प्लेलिस्ट में मिल जाएगा भैया एग्जाम 2024 में जाएंगे, आप लोगों के सारे वीडियो उसके ऊपर मिल जाएगा। तो चलो भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं, फटाफट हम क्या कर देते हैं, टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन जो हमारे फिजिक्स के क्लास 12 के चैप्टर नंबर 11 से लिया गया है। अब स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारे ओटीसी क्यों नीड है भैया, सबसे पहले एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाया जाता है, एक्स्ट्रा रिव्यू किया जाता है और होमवर्क हेल्प किया जाता है। तो भैया सबको कहानी को गोली मारते हैं, अपने आ जाते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय द सेम पोटेंशियल। दो चीजें हैं, दो चीजें क्या क्या है सर, तो दो चीजें सर ये है कि एक अल्फा पार्टिकल है और दूसरा क्या है, एक प्रोटॉन है, और इसको सेम पोटेंशियल से फेंक दिया जाता है। तो हमें क्या बताना है, फाइंड देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ। हमें क्या बताना है, वेवलेंथ बताना है। अच्छा सर, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है ये होता है H इक्वल टू में लैम्डा इक्वल टू में H अपॉन में 2m होता है। ये हमारा क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है सर, उम्मीद करता हूं कि आप लोग फॉर्मूला पढ़कर आए होंगे। हो गया भैया हमारा फॉर्मूला। अब इसी से हम चीज क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। देखो ये क्या क्या कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है और V कांस्टेंट है। क्या बदलेगा, मास और चार्ज। V क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि क्या बोला, दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। और दो चीजें है, एक अल्फा और एक क्या है, प्रोटॉन है। तो मैं निकालता हूं लैम्डा किसके लिए, पहले अल्फा के लिए। ठीक है, तो H का H अपॉन में रूट में 2 का 2 और m मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है भैया, 4m के बराबर होता है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, 4m। और चार्ज क्या होता है अल्फा पार्टिकल का, होता है 2e। क्या होता है, 2e। और v का v डाल दिया। ऐसे में लैम्डा किसके लिए निकालता हूं, प्रोटॉन के लिए। तो लैम्डा प्रोटॉन के लिए तो क्या हो जाएगा, h अपॉन में रूट में 2 और मास तो ये प्रोटॉन का m ही होता है और चार्ज हमारा e होता है और हमारा सेम ही है, पोटेंशियल v ही हो गया। बस इन दोनों का रेशियो मतलब क्या कर देना है, डिवाइड कर दो। यानी लैम्डा अल्फा अपॉन में लैम्डा पी इक्वल टू में दिस क्या हो जाएगा, H अपॉन में 4 2 8 8 2 16 एम ई वी कहाँ पे, रूट में। अरे रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड करूंगा तो रेसिप्रोकल होके ये चीज कहाँ हो जाएगा, ऊपर रूट में क्या हो जाएगा, 2m अपॉन में क्या हो गया, H हो गया। H से H क्या हो गया, कट गया। लैम्डा अल्फा अपॉन में लैम्डा पी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, रूट में 2m अपॉन में 16 v से v गया, e से e गया, m से m गया और 2 1 जा 2 2 8 जा 16, यानी ये और ये 1 अपॉन में 8 आ गया रूट के अंदर। बस हमारा क्या चुका है, रेशियो पूछा था हमने, रेशियो क्या कर दिया, बता दिया। तो अगर रेशियो बताना है भैया तो ये रेशियो और प्रोटॉन का रेशियो जो आएगा 1 रेशियो में 2√2 हो गया। 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2√2 लिख सकता हूँ। ठीक है सर, बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भैया। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला भाई, इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना नैनोमीटर। चलो भैया, लाइट ऑफ वेवलेंथ दे दिया इतना नैनोमीटर, तो यानी लैम्डा दे दिया हमारा कितना,
412.5 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर। चलो भाई लैम्डा दे दिया। इंसिडेंट ऑन फॉलो ईच ऑफ द मैटर्स गिवन बिलो विच वंस विल शो द फोटो इलेक्ट्रिक इमल्सन। इमल्सन कितना होगा और क्यों होगा हमें इसका स्टेटमेंट बताना। तो लैम्डा दे दिया तो हम यहाँ से एनर्जी नहीं निकाल लेंगे। इज इक्वल टू में क्या होता है भैया, एच सी बाई लैम्डा। ठीक है सर। भैया इसके अंदर एनर्जी निकाल लो, फिर देखो भैया वो एनर्जी किस में है, वर्क फंक्शन। अगर वैल्यू इससे भाई देखते हैं, आओ पहले डालते हैं वैल्यू, आ जाओ। इज इक्वल टू में एच सी के जगह में 1240 इंटू 10⁻⁹ मीटर लिख सकता हूं। क्यों सर? क्योंकि भैया हमें पता है कि एच सी जो होता है शॉर्टकट है कि 1240 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? नैनोमीटर होता है। एच सी की वैल्यू मैंने डायरेक्ट डाल दिया। अपॉन में लैम्डा कितना है? लैम्डा है 412.5 इंटू में 10⁻⁹। तो इससे और ये चीज क्या हो गया, चला गया। अब धीरे से इसको क्या कर दो भाई, डिवाइड कर दो। तो मैं निकालता हूं यहां से कैलकुलेटर और इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, 1240 डिवाइड बाई 412.5। तो ये लगभग आ गया 3। कितना आ गया? 3। और किसके अंदर आता है? इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के अंदर नैनो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट लिख दो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के अंदर आता है। यानी हमारी एनर्जी इस लैम्डा के ऊपर कितना है? 3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है। यानी कि अब कह रहा है कि कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन दिखाएगा। ये 3 से ज्यादा है। क्या है ये भैया? ये देखो 3 एनर्जी का गिर रहा है तो एक कम है तो ये दिखा देगा, ये उससे भी कम है दिखा देगा। लेकिन ये 3 से ज्यादा है और ये 3 से ज्यादा है तो ये दोनों इमिशन नहीं दिखा पाएगा। यही दिखा पाएगा क्योंकि इसका वर्क फंक्शन क्या है? बिल्कुल कम है। वर्क फंक्शन क्या होता है? कितना हम एनर्जी दे रहा है ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, निकल जाए सरफेस से। तो भैया देखो 3 एनर्जी जूल इसके ऊपर भेजा जा रहा, तो इसको क्या कर देगा, निकाल देगा, बाकी को निकाल नहीं पाएगा। तो मैं लिख दूंगा ओनली सोडियम एंड, इसको भाई किसी और कलर से लिखते हैं, इसको डिलीट मारो, लिखता हूं ओनली सोडियम एंड कौन सा है भैया मेटल, अगला पोटेशियम, सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट। केवल एक ही दिखाएगा, 2 दिखाएंगे, सोडियम और पोटेशियम दिखाएगा, क्योंकि उसका वर्क फंक्शन इससे क्या है, 3 इलेक्ट्रॉनिक से कम है। वर्क फंक्शन जो है इसका, वर्क फंक्शन वो कम है कितने, 3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से। ये हो गया इसका रीजन, आराम से निकल जाएगा। तो चलो भाई स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्या होने वाला है भैया, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है। क्या है? अ प्रोटॉन। तो भैया हम भी बनाते चलेंगे अपना लाइन। अ प्रोटॉन एक प्रोटॉन है एंड अल्फा पार्टिकल, 2 चीजें हैं, एक अल्फा पार्टिकल एक प्रोटॉन है, आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल, जिसका पोटेंशियल भी क्या है, सेम है। विच वन ऑफ द टू हैज द ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। बताना है कि किसका ग्रेटर वेवलेंथ है इन दोनों में, पहले पार्ट के अंदर। दूसरे पार्ट के अंदर लेस काइनेटिक एनर्जी बताना और उसका रीजन भी देना, आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो अब भैया पहले मैं निकालता हूं लैम्डा किसके टर्म में, पोटेंशियल के टर्म में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं क्या, ऐसा कुछ सीन कि लैम्डा इज इक्वल टू में क्या होता है पोटेंशियल के टर्म में, H अपॉन में 2m⁴V। हाँ जी सर, होता है। चलो उसी का हम प्रोटॉन के टर्म में निकाल लेते हैं भैया। तो यानी साफ साफ देखा जाए, पोटेंशियल कांस्टेंट कह रहा है, H कांस्टेंट 2 कांस्टेंट, यानी और चार्ज भैया एक अल्फा और एक है, ठीक है। अच्छा, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√m के, और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√q के, है ना भाई। बाकी सब कुछ कांस्टेंट। ये 2 बातों के ऊपर आ जाओ भैया, देख लेते हैं। इन 2 बातों से हम पता करते हैं। पूछ रहा है पहले पार्ट में कि ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, वेवलेंथ किसका ज्यादा होगा। तो भैया वेवलेंथ की देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज और मास के। तो भैया यानी कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, जिसका भाई मास कम होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। पहले एक बताओ, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है कि अल्फा पार्टिकल का। सर अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा होता है, 4 टाइम्स होता है, ठीक है सर। यानी हमें पता है प्रोटॉन का मास कम होता है। प्रोटॉन ऐसे लिखता हूं, मास ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है। प्रोटॉन का मास कम होता है, मास कम होने की वजह से लैम्डा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हेंस लैम्डा क्या किसका, प्रोटॉन का इज ग्रेटर। समझ गए भाई कहानी, ग्रेटर होगा।
क्यों ग्रेटर होगा? क्योंकि भैया लैम्डा के लिए क्या चाहिए? मास कम चाहिए। यूनिवर्सली है ना, मास कम किसका है? प्रोटॉन का मास क्या होता है? कम होता है, इसीलिए भैया लैम्डा इसका क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। पहला पार्ट का हमारा सॉल्यूशन हो चुका है, पहले पार्ट का सॉल्यूशन हो चुका है। दूसरा क्या कह रहा है अगला कि लेस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख लेते हैं भैया दूसरा पार्ट। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म जो लैम्डा होता है वो किसके होता है भैया? H अपॉन में 2mk। अब के यहाँ पे क्या है? काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है सर, यानी देखा जा रहा है कि लैम्डा जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में रूट के है, 1/रूट के है, यानी जिसका लैम्डा ज्यादा उसका काइनेटिक क्या होगा? कम होगा। हमें कम ही बताना है। तो लैम्डा किसका ज्यादा? तो साफ साफ लिखा हुआ है प्रोटॉन का। तो क्या लिख दूंगा? हेंस लैम्डा ऑफ पी, ठीक है भैया, क्या होगा? लेस काइनेटिक एनर्जी। प्रोटॉन का भैया क्या होगा? लेस काइनेटिक एनर्जी होगा। लैम्डा की जगह में प्रोटॉन लिख दो भैया। क्या लिख दो? प्रोटॉन लिख दो। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है। समझ गए भाई कहानी? बस मैंने क्या कर लिया? कंपेयर कर लिया। मास इसका कम तो लैम्डा ज्यादा, पहला आंसर हो चुका। इसमें क्या भैया? लैम्डा ज्यादा तो भाई काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? कम। तो कम हमसे पूछ रहा था, तो लैम्डा इसका ज्यादा था तो क्या हो गया? कम हो गया। बाकी इसी को इंग्लिश के फॉर्म में क्या कर देना? बनाकर लिख देना है। इन दोनों का रिलेशन बता रहा है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कहानी क्या हो चुका है? हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है सर, अब लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जो कि क्या है? यूजिंग photon picture of light, so the Einstein photoelectric equation can be established. Write the two feature photoelectric effect which cannot explain by the theory. यानी आइंस्टाइन का थ्योरी लिख देना है भैया, फोटोन का स्टोरी कहानी। तो होता क्या है कि लाइट्स कंसिस्ट क्या करते हैं? प्रोटोन। क्या करते हैं? फोटोन में। लाइट के पास फोटोन होता है। When a photon interacts in an electron, it gives entire energy to the electron. जब फोटोन किसी मेटल सरफेस से जाते हैं तो सारा फोटोन का जो एनर्जी होता है किसको ट्रांसफर कर देता है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, एनर्जी यूज्ड टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन, और कुछ एनर्जी उसको नॉक आउट करने में क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। जब फोटोन आया कुछ एनर्जी के साथ एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है उसको निकालने में। ठीक है, वर्क फंक्शन में। और भैया कुछ एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कुछ नहीं, सारा का सारा एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है? उसके काइनेटिक एनर्जी में। इसीलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो हमने पढ़ा होगा इसका फॉर्मूला, E इक्वल टू में क्या होता है? वर्क फंक्शन प्लस में क्या होता है? काइनेटिक मैक्स होता है। यानी जो टोटल एनर्जी होता है दो हिस्सों में टूट जाता है, एक वर्क फंक्शन में और दूसरा किसके में? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाने में। तो वही सेम यहाँ पे चीज लिखा हुआ है, वर्क फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और रेस्ट ऑफ एनर्जी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन इन काइनेटिक एनर्जी। के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी, और कैसा हो भी? मैक्सिमम में। ठीक है सर, ये हो गया। अब क्या बताना है? राइट टू फीचर, इसके दो फीचर। पहला फीचर क्या? ग्रेटर इंटेंसिटी हैज नो इफेक्ट। इंटेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है किसके ऊपर? काइनेटिक के एनर्जी, एंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी। और इस चीज को हम वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस की कहानी आ जाती है। ठीक है सर, पहला। दूसरा, वेव थ्योरी ऑल्सो फेल टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब वेव थ्योरी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में हमें नहीं बता पाता है, कोई आइडिया नहीं देता है। तो ये दो इसके क्या हो गए भैया? पॉइंट्स हो गए। और भैया और ये इसका क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया। ठीक है भाई, चलो अब नेक्स्ट बात आते हैं क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर? 5 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? डिफाइन द टर्म्स कट ऑफ वोल्टेज। क्या भैया? कट ऑफ वोल्टेज को हमें क्या करना है? डिफाइन करना है पहला। दूसरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दूसरा हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताना है। एंड इन द रीजन इन द रिलेशन टू द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसका हमें क्या बताना है? रिलेशन भी हमें बताना है। ठीक है, अभी बता देंगे, पहले आ जाओ। यूजिंग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक, पहले इस वाले पार्ट को यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। पहले बताते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, दूसरा क्या बताते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है? एक नेगेटिव पोटेंशियल होता है जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए भैया? निकले ही ना, एमिट हो ही ना, इलेक्ट्रॉन एमिट होना होगा ही नहीं उससे ज्यादा, तो कोई करंट बनेगा नहीं। उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? कट ऑफ पोटेंशियल। आ जाओ देखते हैं इसके डेफिनेशन के टर्म में। द रिवर्स वोल्टेज मतलब नेगेटिव वोल्टेज फॉर विच फोटो करंट्स बिकम जीरो। फोटो करंट्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए, करंट जीरो हो जाए, इट्स कॉल्ड कट ऑफ वोल्टेज। इसीलिए इसको क्या बोला गया? कट ऑफ वोल्टेज बोला गया है। The photo electrons are not ejected for the light of the all wavelength or all frequency। भाई समझो कि the photo electrons are not ejected for the light of the all wavelength। कोई भी wavelength की लाइट से नहीं निकलेगा, या उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी इसके ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। There is the minimum frequency for which the photo electrons are just इजेक्टेड विद द जीरो काइनेटिक एनर्जी। अगर भैया कोई भी एक मेटल सरफेस है, उसका कुछ अपना वर्क फंक्शन होता है, अगर तुम
उस पर लाइट पढ़वाते रहोगे तो वो नहीं निकलेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी हर बार क्या रहेगा, जीरो रहेगा। हमें उस वर्क फंक्शन से ज्यादा क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके वो काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं तो वर्क फंक्शन से कम भेजते रहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा क्या है, कट ऑफ पोटेंशियल है, कट ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं। चलो भैया, और क्या है भैया हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या है हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है भैया, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द लोएस्ट इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी बिलो द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। सेम वही कहानी, थ्रेशोल्ड का मतलब भी क्या है, सेम है, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी का लाइट भेजना कि उस फ्रीक्वेंसी पे कुछ हो ही ना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले ना, तो उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है भैया, क्या बोला जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मान लो मेरी एनर्जी 10 जूल का है, अगर मुझे कोई 2 जूल का एनर्जी आके धक्का देगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं होगा। अगर वही कोई आके 15-20 जूल का मुझे एनर्जी देके धक्का मारेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, मैं हिल डुल जाऊंगा। अगर मेरे से कम एनर्जी कोई लगाएगा तो मैं हिलूंगा डुलूंगा नहीं। उसी चीज को मैं क्या बोल दूंगा, मेरे से कम लगाने वाले एनर्जी को क्या बोल दूंगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक तरीके से एनर्जी बोल दो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल दो। बात समझ गया भैया कहानी। चलो भैया, तो ये हो चुका। आगे क्या कह रहा है, यूजिंग द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन शो हाउ टू कट ऑफ पोटेंशियल एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और द फोटोसिंथेटिक मटेरियल कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ सुटेबल प्लॉट ग्राफ। ग्राफ बना के हमें क्या करना है, इनके बीच का रिलेशन बनाना है। तो हमें पता है क्या पता है सर, कि E इक्वल टू में क्या होता है भैया, फाई नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है सर, आ गया बात समझ में। किसी को कोई दिक्कत होगा तो प्लीज भैया कमेंट करके जरूर बताना है। चलो भैया, हमें यहाँ से निकालते हैं यहाँ से मैं वैल्यू निकालता हूँ। मान लो काइनेटिक एनर्जी का तो क्या हो जाएगा, एच म्यू, ई को क्या लिख सकता हूँ, एच म्यू, और इसको भी क्या लिख सकता हूँ, एच म्यू नॉट लिख सकता हूँ। और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ई वी नॉट इक्वल टू, हमें बताना ना कट ऑफ वोल्टेज के बारे में, तो वी नॉट हो गया। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाता है भैया, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। ठीक है सर, यहाँ से एच कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यू माइनस म्यू नॉट हो जाएगा। चलो भैया, यहाँ से वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगा, एच अपॉन में ई और म्यू माइनस में म्यू नॉट। चलो भैया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी आ गया, क्या आ गया, वी नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये क्या हो गया, कट ऑफ वोल्टेज। दोनों के बीच का रिलेशन पूछ रहा था, हमें इसके बीच का रिलेशन बना दिया। जब भैया मैथ के लाइन के उससे कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा बनेगा। ये वी नॉट की वैल्यू बढ़ती जा रही है और इधर किसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। ये क्या है सर, हमें क्या चाहिए होता है, नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए वी नॉट पे। और यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ तक तुम कितना भी लगाओगे इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा, ये सब का सब किस में स्टोर हो जाएगा भैया, वी नॉट में। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी देना चालू करूंगा तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता रहेगा। तो ये हो गया इसका ग्राफ, और ये हो गया उसका डेरिवेशन, और ये हो गया इनके डेफिनेशन। ये सारे मोस्ट क्वेश्चन है भैया, तो प्लीज लगाकर जरूर जाना, कॉपी पेन में जरूर लिख के जाना। चलो भैया, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, तो प्लीज जरूर कर लेना। अब भाई, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट टू स्टडी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओवरऑल हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू जानना है, उसके कुछ ग्राफ जानने हैं। तो भैया आ जाओ, इसको हम कर देते हैं स्टार्ट। तो भैया इसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी पढ़ते हैं। इसके इफेक्ट का क्या होता है कि भैया एक इवेलेटेड क्या होता है भैया, चैम्बर होता है। ये हो गया एक ग्लास का मस्त चैम्बर हो गया, और इसको एक विंडो बना दिया है, विंडो। और इस विंडो को ऊपर क्या लगा दिया है, क्वार्क्स का विंडो लगा, क्वार्क्स फिल्टर लगा दिया, ताकि सोर्स जब लाइट इस पे इंसिडेंट हो तो एक नैरो बीम बनाकर भेजेगा, लाइट को फैला उला कर नहीं भेजेगा। यहाँ पे जो क्वार्क्स का विंडो लगा हुआ है, उसका काम क्या है कि सोर्स जो वाली लाइट को क्या कर देना है, एक साथ इकट्ठा करके क्या करेगा, भेजेगा, इंटेंसिटी उसको सही करके भेजेगा। ठीक है सर। अब क्या किया है, इस प्लेट लिया हुआ है, एक यहाँ पे सी प्लेट नाम दिया, और एक प्लेट यहाँ पे लिया है ए। और ये प्लेट कैसा है, ये वाला प्लेट फोटोसिंथेटिक प्लेट है। किसका है, फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब सनलाइट इसके ऊपर आएगा, पड़ेगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इजेक्ट होकर जाएंगे। अब डायरेक्शन देखने के लिए यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, एक वायर लगा है, इसको बैटरी से क्या कर दिया गया है, कनेक्ट। और इसको भी क्या कर दिया गया, बैटरी के दूसरे छोर से कनेक्ट कर दिया गया, रिवर्स वाला तारों लगा के। ये अरेंजमेंट ऐसा है भाई। शुरुआत में क्या रखा गया, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव करके रखा गया। शुरुआत में इसको, अभी ये सब भूल जाओ, नीचे का इसको नेगेटिव बैटरी दो, और इसको क्या दो, पॉजिटिव सिरा दो। इसको नेगेटिव दो, इसको क्या दो, पॉजिटिव। यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है,
वो एमीमीटर लगा रखा है करंट को मेजर करने के लिए। ये नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है और ये पॉजिटिव इसके साथ जुड़ा हुआ है। नेगेटिव जुड़ने में सनलाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएगा, इस डायरेक्शन में भागना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और ये पॉजिटिव होने की वजह से, नेगेटिव होने के इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं इसको, एमीटर बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं, कलेक्टर। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल कर कहां पे जाता है, कलेक्टर तक जाता है। तो जब यह इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा तो इसके अंदर क्या सेटअप हो जाएगा, एक करंट सेटअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक करंट सेट हो जाएगा, जो ये माइक्रोमीटर एमीटर बता देगा कितना करंट है। ठीक है सर। अब यही सेम कहानी साइंटिस्टों ने रिवर्स की लगाकर अब इसको पॉजिटिव कर दिया था और इसको क्या कर दिया था, नेगेटिव कर दिया था। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो दूसरा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और ये नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव सिरा, तो इसको क्या करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा। बात समझो। यानी अब इसके ऊपर लाइट जब आके पड़ेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन अब उधर नहीं भागेगा, क्योंकि भैया पॉजिटिव से जुड़ा तो सारे इसी के अंदर आना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, एक आध दो, जो इधर की तरफ क्या हो जाता है, भाग जाता है, उसको बोलते हैं एनर्जेटिक। उस इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज्यादा एनर्जी था कि भैया उसको इधर जाने की वजह क्या, हम भाग जाते हैं, उस साइड भाग जाते हैं। तो बिल्कुल हल्का सा करंट बनाता है लेकिन उतना करंट नहीं बनाता है। तो यानी कि हमें सारा इफेक्ट जरूर देखना है कि भैया एक बार इसको पॉजिटिव किया तो क्या इंपैक्ट पड़ा, जब इसको नेगेटिव किया तो इसके ऊपर क्या इंपैक्ट करा। तो इसी चीज को यहाँ पे क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया कि हमने क्या क्या चीजों को बनाया है और उसका फंक्शन कैसे काम करता है और कैसे काम नहीं करता है, और इसके क्या है, ग्राफ है। तो इस पूरे सिस्टम से साइंटिस्टों ने 4 बात ऑब्जर्व किया कि भैया उन्होंने देखा कि सबसे पहला जो बात था कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। जितना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट डालूंगा उसके ऊपर उतना ही ज्यादा उसमें से क्या निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ये हो गया पहला ग्राफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा में ये देखा गया कि एक टाइम ऐसा आया, एक ऐसा हमने नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, हमने एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया इस वाले प्लेट को। इसका शुरुआत में नेगेटिव किया था और इसको क्या किया था, पॉजिटिव। इतना नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, इतना नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया कि कहानी क्या हुआ कि करंट अलग अलग इंटेंसिटी, एक अलग अलग इंटेंसिटी में सबका पोटेंशियल क्या हो गया भैया, सेम हो गया। सबका पोटेंशियल क्या हो गया, नेगेटिव पोटेंशियल सेम हो गया। मतलब सर कि भैया अगर नेगेटिव पोटेंशियल मैक्सिमम तक पहुंच जाता है तो तुम चाहो जितना भी इंटेंसिटी का लाइट क्या करवा लो, फॉल करवा लोगे, तो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा किस पे, नेगेटिव पोटेंशियल पे, कट ऑफ पोटेंशियल पे। ये भैया फोटो इलेक्ट्रिक और फोटो करंट और इंटेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये क्या है कि अलग अलग इंटेंसिटी का लाइट इसके ऊपर पड़ रहा है लेकिन नेगेटिव पोटेंशियल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है एक टाइम पर जाकर। सेम कहानी अब ऐसा होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का लाइट गिरा के देखा गया तो ये देखा गया कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए क्या है, अलग अलग करंट है, अलग अलग करंट का पाथ है। लेकिन एक टाइम के बाद वो करंट भी क्या हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है। हाँ जी, होना ही है। जो काइनेटिक मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होगी सबकी क्या हो जाएगी, एक टाइम पे जाकर सेम हो जाएगा। करंट को हम जब भी एक वायर में करंट दौड़ाते हैं तो धीरे धीरे करंट बढ़ता है, एक टाइम पे मैक्सिमम हो जाएगा। हर टाइम मैक्सिमम नहीं होगा, एक टाइम पे मैक्सिमम करंट हो जाएगा, पूरे सर्किट में उतना ही मैक्सिमम करंट क्या होता रहेगा, फॉलो होता रहेगा। तो ये भी कहानी है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अलग अलग फ्रीक्वेंसी डाला तो अलग अलग करंट है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या जाएगा, वो सैचुरेशन पॉइंट में आ जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन करंट बोलते हैं। यानी हमने ये देखा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोटो करंट्स और इंटेंसिटी के बीच का, और हमने ये देखा कि इंटेंसिटी भैया इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर। फ्रीक्वेंसी भी देखा भाई, सैचुरेट करंट भाई धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम पे जाके क्या हो जा रहा है, सैचुरेट हो जा रहा है। और ये वाला तो मैंने अभी बता ही दिया, ये वाला तो अभी मैंने बता ही दिया कि अलग अलग मेटल के अपने अलग अलग वर्क फंक्शन होता है, अलग अलग मेटल के अपने अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। ठीक है सर, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में स्टार्ट करते हैं। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अभी तुमको पहले भी क्वेश्चन में बताया था इसको कि भैया 3 कैरेक्टर बताओ जो वेव थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। चलो भैया, तो द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर व्हिच कैन नॉट एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी। ये वेव थ्योरी को क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है, इस चीज को वेव थ्योरी से क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला बात मतलब समझे कि आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है उन्होंने लाइट को पार्टिकल मान के बताया है अभी तक। तो भैया इन चीज को
क्या है ऐसा, क्या क्या है, वेव थ्योरी है जो इसको बता नहीं पाएगा। ये जो चीजें आइंस्टाइन बाबा बता के गए, तो वेव थ्योरी क्यों नहीं बता पा रहा है। आओ भैया, क्या क्या बातें हैं जो नहीं बता पा रहा है वेव थ्योरी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये नहीं बता पा रहा वेव थ्योरी कि वो क्या है, लाइट जो है इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर। देखो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है सर, काइनेटिक एनर्जी। अगला, बिलो सर्टेन फ्रीक्वेंसी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में भी नहीं बताया कि लाइट आता है, फोटोन उस पर पड़ता है तो कुछ एनर्जी क्या हो जाता है, उसको रख लेता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कुछ उसके वर्क फंक्शन होता है, खा लेता है, तो वहां पे फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाता है। ठीक है, यानी मोटा मोटी बात यह है कि ये इंडिपेंडेंट हो जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसकी काइनेटिक एनर्जी। दूसरा क्या भैया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में भी नहीं बता पाते हैं। और तीसरा क्या है, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, भैया इतना जल्दी जल्दी क्यों निकल रहा है। ठीक है भाई कहानी, चलो इतना तेजी से कैसे हो रहा है, ये हो गया भैया कहानी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भैया, स्टेट 2 इंपोर्टेंट फीचर ऑफ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। स्टेट 2 इंपोर्टेंट फीचर ऑफ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक। दो फीचर अच्छे अच्छे बताने हैं भैया। आ जाओ भैया पहले पार्ट में। तो पहले पार्ट में देखते हैं भैया कहानी क्या है भाई। कहानी, देयर इज अ मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वी नोट, क्या वी नोट बिलो द फोटो इलेक्ट्रिक नो फोटो। अच्छा अभी बताया ना फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन उन्होंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताया कि अगर हम उस मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर हम कम फ्रीक्वेंसी भेजते हैं, मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी थी उस मेटल की सपोज के लिए 10 हर्ट्ज था, अगर हम उससे 7-8 फ्रीक्वेंसी का लाइट भेजते रहेंगे, इंसिडेंट करवाते रहेंगे, तो उस मेटल से कोई भी इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनर्जी को अपने पास क्या कर लेगा, वो रख लेगा, स्टोर कर लेगा, उसको बाहर नहीं दे पाएगा। उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी, इसकी खास बात थी जो वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, जो अभी पीछे हम पढ़कर आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी, हाँ भैया, डिपेंड ऑन इट्स इंसिडेंट एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द इंसिडेंट एनर्जी। इंसिडेंट की क्या एनर्जी है उसके ऊपर क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है। चलो इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं कहानी। दूसरा पार्ट क्या भैया, रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन 2 फोटोसिंथेसिस प्लेट इतना, देयर इज द नो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन। अच्छा सुनना भाई कहानी, ध्यान से सुनना है थोड़ा सा, कि रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 इतना इज इंसिडेंट। अच्छा इतनी फ्रीक्वेंसी की कोई लाइट भेजा जा रहा है ऑन द 2 फोटोसिंथेटिक सरफेस पी और क्यू के ऊपर, देयर इज द नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ पी से नहीं निकल रहा, इसका मतलब वो क्या हो गया, वी नॉट हो गया। क्या हो गया हमारा, वी नॉट हो गया, वी नॉट हो गया कितना, 10 की पावर 15 हर्ट्ज हो गया। बात समझे, क्यों क्यों हो गया सर वी नॉट, क्योंकि फोटो इमिशन हो ही नहीं रहा, तो किसमें चला कन्वर्ट हो गया होगा, उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में हो गया होगा। ठीक है, फोटो इमिशन अकर फ्रॉम इतना क्यू, बट फोटो इलेक्ट्रॉन शब्द जीरो काइनेटिक एनर्जी। अब क्यू वाले पे तो अकर हो रहा है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, तो हमने भी लिख लिया। ठीक है, एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। हमें क्या बताना है, वर्क फंक्शन बताना है। ठीक है, हमें ये चीज बताना है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, आइंस्टाइन का फॉर्मूला लगाता हूँ, E इक्वल टू में क्या होता है, वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी। चलो भैया, तो E इक्वल टू में वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई, हमारा जीरो हो गया। ठीक है, तो यानी वर्क फंक्शन में बताना है, वर्क फंक्शन को क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी क्या होता है भैया, एच म्यू होता है, यानी फाई नॉट इक्वल टू में एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू में वी नॉट कितना दिया हुआ है, 10 की पावर 15 दिया हुआ है, तो यानी वर्क फंक्शन इक्वल टू में 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस क्या हो जाएगा भाई, ये 15 जाएगा 34 में से, तो मान लो 14 19 आ गया। और ये किसके अंदर है, जूल के अंदर, किसके अंदर आएगा, जूल। वर्क फंक्शन एनर्जी होता है तो ये भी क्या आएगा, जूल के अंदर। ये सारी बातें किस में दिया होता है, एसआई यूनिट में, तो जूल में आया है। अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 को डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में आ जाता है। इससे इससे क्या कर दूंगा भैया, काट दूंगा, और इससे इससे डिवाइड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा हमारा, यानी कि 6.6 डिवाइड बाई क्या लगा दूं, 1.6 लगा दिया जाए, यानी वर्क फंक्शन हमारा आ गया 4.125 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट आ चुका है। बात समझे भाई, ये भैया आइंस्टाइन का इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी जीरो ही दिया था,
भैया फाई नॉट, और ई हमारा क्या हो जाएगा भैया एच म्यू नॉट हो जाएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाकर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या होगा भैया, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है 9 होने वाला है। Then इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल। एक क्वेश्चन कई बार हो गया भैया, कितने बार डाल दिया गया है, तो आओ भैया देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है प्रोटॉन है, आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल, दोनों सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जा रहा है। विच ऑफ द टू हैज, अब भैया विच वन ऑफ द टू हैज, इसमें से क्या क्या होगा कहानी भैया, आ जाओ। पहला कह रहा है ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली ग्रेटर वैल्यू, यानी इसको कैसे लिखूंगा भाई, फॉर्मूला लिखूंगा H इक्वल टू में लैम्डा इक्वल में क्या होता है H अपॉन में 2m क्यू वी होता है। ठीक है सर, यानी साफ साफ देखा जा रहा है लैम्डा हो जाएगा इसके और लैम्डा हो जाएगा ये क्या था, ये m है, ये क्या है भैया m है, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मास के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया भैया इसके चार्ज के। ये दो बातें हैं, यहीं से कर लेंगे। अब तो बताओ किसका मास ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन का मास किसका ज्यादा होता है, तो मास प्रोटॉन का क्या होता है, ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है सर, इसका मास ज्यादा तो वेवलेंथ कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हमें क्या बताना है, ग्रेटर वैल्यू ज्यादा बताना है, यानी मास जिसका कम रहेगा, तो मास किसका कम है, इलेक्ट्रॉन का। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कम है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होगा क्या होगा भैया, ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी वेवलेंथ होगा, ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। बात समझ गए भाई, ठीक है। मास क्या होने की वजह से ज्यादा कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का भैया जो लैम्डा क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है भाई, कहानी पहला हो चुका। दूसरा लेसर मोमेंटम यानी पी इक्वल टू में एक तरीके से देखा जाए क्या होता है mv होता है, वैसे और भी कंपेयर कर सकते हैं, यानी पी इडाइटिव प्रोपोर्शनल टू क्या भैया m है, यानी जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी क्या रहेगा, ज्यादा होगा। या ऐसे करो इसको, ऐसे करो। लैम्डा इक्वल में क्या होता है h अपॉन में क्या होता है p होता है, जहाँ पे p क्या होता है मोमेंटम होता है, यानी जिसका लैम्डा ज्यादा उसका मोमेंटम कम। हमें से क्या पूछ रहा है, कम मोमेंटम, तो किसका लैम्डा ज्यादा है, अभी लिखा इलेक्ट्रॉन का लैम्डा क्या है, ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का लैम्डा ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोमेंटम इसका कम हो जाएगा। तो लिखूंगा इसका आंसर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। रीजन मैंने बता दिया, इसकी वजह से लैम्डा ज्यादा तो मोमेंटम कम हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है सर, अगला हाउ इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल रिलेटिव टू द डी ब्रोगली वेवलेंथ, सो इट्स वेरिएशन ऑन इट्स ग्राफ। और इसको किसमें दिखाना भैया, ग्राफ के उसमें क्या करना, इस चीज को दिखाना है। तो भैया आओ ग्राफ का थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने ये फॉर्मूला पढ़ाई है कि लैम्डा इज इक्वल टू में क्या होता है, दूसरे पेन से लिखता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू में क्या होता है h अपॉन में p। तो भैया लैम्डा इधर भेज देता हूँ, लैम्डा p इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा h हो जाएगा, यानी लैम्डा p इक्वल टू में h क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट है। जब कोई ऐसा चीज बनाता है तो कैसा ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा भैया, जब v दो का प्रोडक्ट कांस्टेंट के बराबर आता है तो क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बनाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाता है। ठीक है भाई, कहानी हो चुका है भाई कहानी। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, तो प्लीज भैया गौर फरमाइएगा, अगर आपको पसंद है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा भाई। चलो भाई, कहानी है इन द वेव पिक्चर ऑफ पार्टिकल इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइन द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। व्हाट, अच्छा भैया पता है कि इंटेंसिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, आगे What determine the intensity of photon picture of light। कह रहा है कि वेव ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा है कि इंटेंसिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इस चैप्टर में इंटेंसिटी का बताना भैया पिक्चर ऑफ लाइट के बारे में। तो पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है इसके अंदर वो क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन ई। ठीक है सर, इस में क्या होता है एच म्यू, और ये एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपॉन में एरिया इनटू में टाइम होता है, याद रखना।
इंटेंसिटी ऑफ वेव जो होते हैं पिक्चर ऑफ लाइट जो है वो होता है एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन में एरिया इंटू में टाइम। यानी इंटेंसिटी को अगर लिखता चाहूं तो कुछ ऐसे लिखूंगा, आई इज इक्वल टू में क्या लिखूंगा भैया, क्या होता है एनर्जी ऑफ फोटोन यानी ई अपॉन में एरिया इंटू में टाइम होता है हमारा इंटेंसिटी। ठीक है कहानी इस चैप्टर में डुअल नेचर में, और एन से मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ फोटोन्स हो जाएगा, और ई को मैं क्या लिख सकता हूँ एच म्यू भी लिख सकता हूँ, ए इंटू में टी भी लिख सकता हूँ, जहाँ पे ए एरिया है, टी टाइम है, और एन नंबर ऑफ फोटोन्स है, भैया एच क्या है, एच प्लैंक कांस्टेंट, और म्यू क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये क्वेश्चन हो चुका भैया हमारा। अब भैया हमारी थैंक यू की प्लीज ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, ऐसे हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक मिलते हैं भैया, टाटा बाय बाय सबको, नमस्कार।